देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया है। कुछ समय बाद बी भी इसमें इन्वेस्ट करता है 37,500 रुपये के साथ। जब वर्ष के अंत में उनको जो प्रॉफिट होता है वो 3:1 के रूप में होता है, तो बी ने कितने महीने शामिल रहा, मतलब बी ने कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 75,000 रुपये। कितने महीने के लिए, क्योंकि बी जो है ए जो है स्टार्टिंग से था, शुरू से। टाइम कितना है 12 महीने यानी 1 साल। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है 37,500। कितना समय, समय तो नहीं मालूम, मान लेते हैं 3 माह, 3 माह के बाद। ठीक, अब इसका दिन का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:1 है। देखिए प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट जो होता है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू टाइम, इन्हीं का मल्टीप्लाई होता है प्रॉफिट। तो बस इसका रेशियो आपको दिया गया है, तो क्या करना है, अमाउंट यानी ए का अमाउंट कितना है 75,000 रुपये है, समय कितना है 12 महीने के लिए, डिवाइड कर दो किससे, बी का अमाउंट कितना है 37,500, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, रेशियो क्या है 3:1। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, 37, 375 से 350 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टी जो रहा 2 × 4 यानी 8 माह। कितने माह, 8 माह। ये आपका आ गया 8 महीने। ठीक है, यानी टी ने जो इन्वेस्ट, बी ने जो इन्वेस्ट किया वो 8 महीने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो उसने इन्वेस्ट किया है कितना, 8 माह के लिए, लेकिन स्टार्टिंग के 4 महीने कौन था, यानी 12 में से 8 घटा दोगे तो 4 महीने बचेंगे जब अकेले ए ने इन्वेस्ट किया था। तो 4 माह बाद जो है उसमें बी अब शामिल हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र के अंक जो थे, जहाँ पे लिखना था हमको 68, उसकी जगह पे 88 लिख दिया गया है, 88 लिख दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण जो औसत था कक्षा का, क्लास का एवरेज था 0.5 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, इसमें कुछ नहीं करना होता, कितना लिखना था 68, कितना लिख दिया हमने 88। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का आया 20 का, यानी 20 अंक हमने ज़्यादा लिख दिया है। ये 20 अंक जो है, 20 अंक की वजह से सबके एवरेज में 0.5 बढ़ गया। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके उनमें 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं n है, उनका एवरेज क्या हुआ 0.5 बढ़ेगा, सब में ये बराबर होना चाहिए 20 के। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा 0, इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बचेगा 2, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 40। समझ गए, आंसर नंबर डी। कुल मिला के ये था कि कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे, और सब में से आपका 0.5 का परसेंटेज एवरेज बढ़ गया। कैसे बढ़ गया,
जब हमने 68 की जगह 88 लिख दिया। ठीक है, तो बस सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर जितने भी बच्चे होंगे सब में वो ऐड हो जाएगा। एवरेज कितना बढ़ा था, 0.5, तो आंसर आ गया मेरा 240। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी जितनी भी एफिशिएंसी होगी ए की लिख देते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो है ये, क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, ए बी सी। इसने बोला है कि ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, आगे बढ़ो, बी जो है सी से 3 गुना, यानी अगर सी की एफिशिएंसी एक्स है, मान लेते हैं 1 है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी सी की कितनी है, 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की इसकी दुगनी हो जाएगी, सॉरी 3 गुना, ये लिखा है 3 गुना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद ए की कितनी होगी, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 2 गुनी है, तो कितना हो जाएगा, बी का 2 गुना कितना होगा, 6। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि सी अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, जो भी काम है कैसा भी काम हो, सी उसको 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो ऐसे वो जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो सी काम हमको 30 ही करना है, लेकिन वो सी को करने में कितना दिन लगता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है, उसको 30 दिन लगते हैं। ठीक, अब हमको सब ऐड कर दिए जाएं तो पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की कितनी है, 3, 6 3 9, और सी की कितनी है, 1, तो सबका समेशन कितना आ गया, 10 आ गया। यानी ये हुआ कि अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। कोई भी डिस्टेंस हो उसको 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में वो सफ़र कर लेता है। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट में उसे कि उसे सॉरी 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। देखो पहले जो गति है कितनी है, तो v1 जो है वो 250 किलोमीटर है पर आवर। ठीक है, टाइम क्या दिया गया, t1 दिया जा रहा है आपको, 4 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस बार टाइम तो आपको दिया जा रहा है t2। ठीक है, t2 कितना दिया जा रहा है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। लेकिन आपसे कह रहा है कि अब डिस्टेंस वही कर चलनी है जो पहले थी, इस बार वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। यानी अगर हमको डी डिस्टेंस चलना था, ये डी डिस्टेंस है मेरी, तो पहले के लिए अब आपको बताया जा रहा है कि v1, फिर टाइम बताया जा रहा है t1। दूसरी बार जब हमको चलना है तो v2 पता नहीं, लेकिन टाइम बता दिया गया है कि आपको इतने समय में जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये जब कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस तो क्या हो गया, स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी जो है कांस्टेंट है। ठीक, अब बस ये लगा दो कॉन्सेप्ट, क्या v1 t1 बराबर v2 t2। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस थी कांस्टेंट थी, यानी निश्चित दूरी तय करना था। अब आपको v1 दिया गया है कितना है, 250 है, टाइम कितना है 4 घंटे, v2 कितना है, v2 हमको पता नहीं है, मान लेते हैं v2 ही है या v2 है, घंटा है, इसको क्या करो घंटे में बदल दो, 1 घंटा ये हो जाएगा, 40 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना है, 250 इंटू 4
इंटू V2। पहले इसको सॉल्व करो, 6 और 4 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको काट दो, यहाँ बचेगा 5 डिवाइड बाई 3। 5 से इसको काटो, 25। ठीक है, 25 चौको कितना होगा, 50 दूना, सॉरी 50 चौको 100, ये 50 चौको 200 यार। यहाँ पे आपका V2 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4, और ये 3 भी इधर आ जाएगा, ये आपका V2 आ जाएगा। ये V2 कितना आ जाएगा, 600। यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको चाहिए अगर आपको 1 घंटा 40 मिनट में वही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जो कि आप 4 घंटे में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। ठीक है, अगर वो रुकती नहीं है तो 45 किलोमीटर जाएगी। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकी है, कुछ नहीं है। देखो पहले क्या था, 45 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट में। फिर उसके बाद क्या है, 36 किलोमीटर जाती है, ये भी 1 घंटे में है, ये भी 1 घंटे में है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 किलोमीटर का। यानी 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है अगर ये कहीं रुकती है तो। ठीक है, इसके रेफरेंस में निकालना है। पहले कितना था, 45 किलोमीटर। अब ये तुम्हारा 45 किलोमीटर था, 9 घंटे में ही गई, सॉरी 9 किलोमीटर ये है। अब हमें क्या निकालना है, मिनट में टाइम निकालना है, कितने मिनट रुकेगी। तो ये 1 घंटे, ये जो डिफरेंस आ रहा है 9 घंटे 9 किलोमीटर का, ये 45 में आ रहा है ना, क्योंकि अगर ये कहीं रुकती नहीं तो ये 9 का डिफरेंस ना आता, 9 किलोमीटर का। ये स्टॉप ले रही है, इस वजह से ये 36 किलोमीटर जा पाई, जबकि 45 जाना था। ये कितने घंटे का खेल है, 1 घंटे का है, तो 1 घंटे को हमने 60 मिनट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको काटो, यहाँ से बचेगा 15 चौको 60, 15 थे 45, यहाँ से काटोगे तो 3 कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 मिनट का आपका डिले हो जाएगा अगर कहीं पर भी रुकी है। 12 मिनट देरी, मतलब 12 मिनट स्टॉप लिया है, इस वजह से बस जो है 45 किलोमीटर जाना था वो 36 किलोमीटर ही जा पाई। अगर ये 12 मिनट का गैप ना लेती तो ये बस अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाती पूरी, लेकिन 9 किलोमीटर नहीं जा पाई, क्योंकि ये 12 मिनट का स्टॉपेज लिया है जहाँ पर भी रुकी थी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई को 20 लिख दो। इसका जो रेशियो दिया गया है वो 5:6 दिया गया है। क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल में अनुपात क्या है, लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात यानी एरिया का अनुपात, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। देखो जब भी हमको निकालना होता है क्या, एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही एरिया होता है। तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं के साथ, 5 इंटू के इंटू 5 इंटू के हो गया, के कोई कांस्टेंट मान लिया जो रेशियो को डिवाइड करते हैं ना, 6 इंटू के, ये एरिया किसके बराबर है, 6750। चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा 30 के स्क्वायर इज इक्वल टू 6750। जीरो से तो जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटो, यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 15, यानी के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। इसका मतलब क्या हुआ, जो लंबाई आ गई कितनी आ गई, लंबाई क्या है 5 के, तो लंबाई हमारे पास आ गई 5 इंटू 15, 75 आ गई।
एरिया कितना था, एरिया हमको दिया था 6750, इनका रेशियो चाहिए। तो एल इंटू एरिया, किसका रेशियो, एरिया नीचे है ना, तो दो क्षेत्रफल नीचे है, तो यहाँ पे क्या है 75 डिवाइड बाई 6750, ठीक है। 25 से इसको काटें या 75 से सीधे काट दें तो कितना बार में जाएगा, पहले 25 से काटो, 25 3 75, 25 दूना 50, ठीक है, बचेगा यहाँ से 17, 25 सत्ते, ठीक है, ये आया 30, और ये इसको काटेंगे तो 90, 1 डिवाइड बाई 90, यानी इनका जो रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग, ठीक है, जो उसमें अंक निकले उसके योग। दूसरा कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग, उन दोनों का गुणनफल कितना होगा। यानी कोई भी संख्या हो, अगर 11 से हम देखते हैं कोई छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 0 0, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, ठीक है। अब देखते हैं 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो 11 से डिवाइड के लिए पहले 100 लेते हैं, तो 99, यहाँ से आया 1, ये आया 0। अब हमें क्या चाहिए, 11 से डिवाइड वाली संख्या चाहिए ना, तो अगर 0 की जगह हम क्या लिख दें, 1। हमको क्या चाहिए, 11 से डिवाइड होने वाली, तो हमें पता नहीं था, तो हमने 1000 मान लिया 4 अंकों की। अब हमने कैरी किया तो यहाँ पे आ रहा कितना, 10 आ रहा, यहाँ पे 11 आ रहा। अगर यहाँ पे 1 आ जाए 0 की जगह पे तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटी संख्या है 11 अंकों की, 4 अंकों की, जो कि 11 से डिवाइड है, वो क्या आ जाएगी, 1001। कैसे आई, जो हमने पता कैसे किया, डिवाइड किया तो पता चल गया कि 10 आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाए तो ये हो जाएगी। तो ये आ गई एक संख्या जो 11 से डिवाइड है, ठीक। अब इसके अंक जो है, अंक क्या है, 1 0 0, इसके अंकों का योग क्या है, योग क्या है अंकों का, अंकों का योग क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, जो अंक लिखे हुए हैं उन्हीं को अंक कहा जाता है। जैसे 1 0 लिखा है, इनका योग कितना आया, 2 आया। चलो एक ये काम हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, 13 से भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभाजित हो, इसको निकालो। 13 से विभाजित होने वाली निकालो, तो क्या मान लेते हैं पहले 1000, अभी पता नहीं कटेगा कि नहीं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ से 13 से करेंगे तो 30 7 91, यहाँ पे आया 9 0। अब यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी अगर 1 आ जाए तो ये 91 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 13 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये भी यही है, 13 से डिवाइड होने वाली। तो इस ये भी यही संख्या है, यानी दोनों सेम संख्या हैं, ये भी संख्या है, ये भी, जो 11 और 13 दोनों से डिवाइड होती है, ठीक। अब इसमें इसके अंकों का योग निकालो, अंकों का योग इसका भी निकालो, योग 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। अब इसने कहा है 13 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, और 11 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वही बताना है आपको, गुणनफल बताना है। तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं, देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखो क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल क्या आएगा। सबसे पहले हमें पता हो 13 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, मान लेते हैं 100 है, पहले हमें पता नहीं कितना रख दिया, ठीक। ऐसा क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है ना, अभी 30 7 91, 91। अब इसमें करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक। अब ये 9 आया, ठीक है। अब इसमें 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 9 और 13 में डिफरेंस 4 का है, यानी अगर 4 और होते तो ये 13 से डिवाइड हो जाता, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 104। 104 ऐसी संख्या है जो
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से डिवाइड है। ये जो डिफरेंस आया उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस आया, जैसे उसमें पहले इससे पहले क्वेश्चन था उसमें 1 का डिफरेंस था, तो इस 1 ऐड कर रहे थे, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 4 आ गई, 104। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 104 को जब 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा। तो 16 104 इसको करो तो कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 8, यानी रिमाइंडर शेष कितना बचा 8। क्वेश्चन ऑप्शन डी। अगला देखो, ये कह रहा है कि आपको वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करें, ठीक है। ज्ञात करने के बाद क्या करना है, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, मतलब इसका वर्गमूल निकालें फिर इसका वर्गमूल निकालें, तो उससे विभाजित करना है, तो उसका परिणाम क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो 6561 इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, इसका वर्गमूल हो सकता है या तो 1 लास्ट में आना चाहिए, इसका वर्गमूल जब निकालना है टोटल का तो 1 आना चाहिए लास्ट में, या फिर 9 आना चाहिए, कोई दो संख्या आएगी। अब देखो ये पहले इसको हमको ये पता चल गया ये 1 होना चाहिए या फिर लास्ट में, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक। अब इसको देखो ये क्या है 65 है, 65 को क्या कर सकते हैं, 65 किसके स्क्वायर के करीब है, 65 जो है मेरा 64 के करीब है, यानी 8 के वर्ग के करीब है। अगर यहीं पर हमारे पास ये 65 किसके करीब है, यानी 65 जो है 8 के वर्ग के करीब है। और सुनो ये जो आया है 64 आ रहा है 8 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या है 65 से कम है, जब कम होगा तो यहाँ पे 8 लगा दो दोनों में, ठीक, 8 तो लग गया क्योंकि पता चल गया। अब ये 65 से कम है, 64 जो आ रहा है 8 का वर्ग वो 65 से कम है, तो कम वाली संख्या ले लेंगे। अगर ये ज़्यादा आता यानी यहाँ पे आ जाता मान लो 66 तो आता नहीं, मान लो किसका 81 आ जाता, 9 के वर्ग के करीब आ जाता, और ये नीचे होता है 80, यहाँ पे 65 है, तो फिर हम बड़ा वाला ले लेते। वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि लास्ट में तो हमको पता मालूम होना चाहिए कि 1 आएगा, 1 किस केस में आ सकता है, या तो 7 हो, सॉरी या तो 1 हो या फिर 9 हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 64 जो 65 है ये किसके वर्ग के करीब है, 8 के वर्ग के करीब है, इसका मतलब दोनों में 8 लगा दो। अब इसका 60 जो 8 का वर्ग है 64 है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या है 65 है, तो इसका मतलब ये कम है तो कम वाला आंसर होगा, यानी ये 65। वैसे याद हो या फिर निकालने का तरीका यही है। चलो हमारे पास आ गया, यानी इसका 65 का जो वर्गमूल आया वो 81 आया। अब इससे बोल रहा है कि आपको इसका भी वर्गमूल निकालना है, यानी 81 का 81 का वर्गमूल क्या आएगा 9 आएगा। फिर कह रहा है उससे विभाजित करो, यानी 9 से विभाजित करो, कितना आ जाएगा 9, आंसर बी। वर्गमूल निकालना समझ गए। हमारे पास ये था जैसे 65 70 61, तो हमको इसका वर्गमूल निकालना है, हमको पता नहीं क्या है, लेकिन ये पता है कि 1 किस केस में आता है, या तो 1 हो लास्ट में या फिर 9 हो। अगर 9 का वर्गमूल करेंगे तो 81 आता है ना, तो 1 आ जाता है, और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आता है। अब इसके बाद ये 65 को देखा जाता है, ये किसके वर्ग के करीब है, ये हमारा 8 के वर्ग के करीब है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 64 जो है 65 से कम है, दोनों में 8 लगा दो, क्यों 8 लगाएंगे, क्योंकि ये 8 के वर्ग के करीब है। 64 जो है 65 से कम है, जब कम है तो कम वाला आंसर होगा। अगर ज़्यादा आ जाता, ये आ जाता मान लो 66 आ जाता, तो ज़्यादा वाला आंसर लेते। फिलहाल तो कम आया, तो इस वजह से 81 हमारा वर्गमूल हो गया, ठीक। चलो आगे करो क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद ये। किसी वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया जो होता है वो होता है AR स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर एरिया को हम लिख सकते हैं π/4 D स्क्वायर क्या है, डायमीटर है। यानी अगर डायमीटर को क्या करोगे, डायमीटर यानी व्यास क्या है, दोगुना कर दिया जाए, जब इसको दोगुना करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक। अब इसके क्वेश्चन कुछ हैं उसको आगे कराएंगे।
ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे 2019 के थे। चलो फिर बाय बाय।